दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास प्रश्नों का एक कलेक्शंस लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में आपको मिलेगा वोकैब्स, ग्रामर एंड लिटरेचर। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है आपका, सी आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। दोस्तों यह आपका एक नरेशन का सवाल है, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो अभी आपको एक सेंटेंस है जिसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनके फॉर्मेट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका व्हाट इज़ योर नेम अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जो यहाँ पे सैड होगा वो आस्क्ड में बदलेगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सही है, सब में इंटरोगेटिव है। अब यहाँ पे जो व्हाट आपको दिखाई दे रहा है तो ये तो यहाँ से सेम रहेगा। अब आपका चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको माई दिखाई दे रहा है, तो अब देखना है कि माई फर्स्ट पर्सन माई नेम है, तो अब आपको देखना है कि जो बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा। जैसे इज योर नेम, तो योर जो है यहाँ पे तो सब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट के स्थान पे है आपका सी, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा नहीं। अब आपको चाहिए सेकेंड पर्सन, सब में सेकेंड पर्सन है। तो देखिए यहाँ पे योर नेम लिखा है, तो योर नेम बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं है, तो अपने से हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिए माई नेम। अब यहाँ पे इज है तो यहाँ पे वाज है, तो सी आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, तो यही चेंज हो जाएगा सी आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। आप जानते हैं कि जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव में बदलते हैं। तो एक का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए। आप नरेशन देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि माई स्पेक्टेकल्स डैश डैश ब्रोकन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका स्पेक्टेकल्स, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका सीजर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, गूगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, या क्लीपर्स जो केस काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है, या पायजामाज। ये जो नाउन होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, और उनके बाद प्लूरल वर्ब आता है। तो दो का दो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो आपका आर। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वेयर क्यों नहीं होगा, ये भी तो प्लूरल है, और इज और विल। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। माई स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं। यहाँ पे वेयर भी बोलते हैं, लेकिन पहले हम प्रेजेंट को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब कोई नहीं है। द अर्थ डैश डैश सन, राउंड द सन। तो दोस्तों ऑप्शन है मूव्स। यहाँ पे एक मूव होगा, मान चलिए कि पहला आपका मूव है, ए से यहाँ पे नहीं रहेगा, पहला आपका मूव है, ऑप्शन ए में मूव, दो में मूव्स, सी जो विल मूविंग, और डी जो है वुड मूविंग। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह जो अर्थ का घूमना है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जो कार्य हमेशा होते हो, नित्य प्रतिदिन होते हैं, वो आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और करेक्ट आंसर होगा आपका बी, मूव्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑलवेज। दोस्तों ऑलवेज मिस होता है हमेशा, तो हमेशा का आपको चाहिए क्या, उल्टा। तो उल्टा जो होगा कभी कभी होगा, तो कभी कभी के लिए फॉर एवर मिस तो हमेशा, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। परमिट मैंने अनुमति देना, एवर मिस कभी, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका समटाइम्स, कभी कभी। इसके अलावा कुछ और भी सिनोनिम्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं नेवर, सेल्डम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना, तो अलाउ, डिस अलाउड निगेटिव, जब भी आपको DIS मिले वो समझिएगा कि नकारात्मक अर्थ देगा। अलाउंस दूसरा चीज होगा, परमिट अनुमति। तो दोस्तों यही आपका बी करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम्स की बात है तो अलाउ का क्या हो जाएगा दोस्तों, परमिट हो जाएगा। इसके अलावा और भी सिनोनिम्स की बात करें तो आपका एग्री हो जाएगा। एग्री के अलावा एक्सेप्ट, कॉन्कोर्ड,
तो आपके ये रहेंगे सिनोनिम्स। दोस्तों जब भी वीडियो देखिए तो आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको लिखते चलिए। दोस्तों अब कुछ सेंटेंस आपके मॉडल वर्ब के हैं। मॉडल वर्ब्स वाक्य में भाव को उत्पन्न करते हैं, जान डाल देते हैं। सेंटेंस मैकेनिज्म नहीं होता है, एक इमोशनल सेंटेंस हो जाता है। जैसे वी डैश डैश पे आवर टैक्सेस, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी मतलब एक भावना की बात है। जैसे हम लोग को टैक्स देना चाहिए या अवश्य ही देना चाहिए, हम दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम लोग को टैक्स जो कर है वो अवश्य ही देना चाहिए। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे देश प्रगति के राह पे नहीं जा सकता है। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ए। दोस्तों जिस काम में अवश्य ही जरूर ही का बोध हो वहाँ पे मस्ट आता है। अगला क्वेश्चन है कि द टीचर्स एग्रीड डैश डैश माई प्रोपोजल। दोस्तों एग्री मीन्स होता है सहमत होना। जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो उसके साथ आता है विथ, और जब किसी व्यक्ति से सहमत ना होकर उसके बातों से सहमत हो, किसी प्रस्ताव से सहमत हो, तो वहाँ पे आता है टू। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन आए हैं टू, बाय, विल और वुड, तो करेक्ट आंसर होगा ए। 7 का करेक्ट होगा टू। आगे का जो प्रश्न है नाइदर ऑफ, यहाँ पे स्पेस होगा दोस्त, नाइदर ऑफ अस गोइंग टू पटना। देखिए नाइदर ऑफ अस, हम लोगों में से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो तो उसके बाद आता है प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे गोइंग है तो अब सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आपका इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के, डैश डैश रिवार्डेड, तो प्रत्येक लड़कों को पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आर प्लूरल है और वुड पास्ट हो गया, विल भी मॉडल हो गया, तो यहाँ पे वाज होगा, वाज। अब देखिए विल के बाद तो वर्ब 3 आएगा नहीं क्योंकि बी होगा नहीं तो हैव 3 चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वाज सही है और आर प्लूरल है। ये भी समझना है कि जो और भी ऑप्शन है उनको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड इज आफ्टर ऑल डैश डैश ऑनेस्ट मैन, मेरा दोस्त आखिरकार एक ईमानदार आदमी है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैन नहीं होता ना तो नो आर्टिकल आता, लेकिन मैन है, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। जब साउंड अ आ ई हो, भवेल हो, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला सेंटेंस है कि चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो एग्री, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, तो इसके करेक्ट वर्ब फॉर्म्स को चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों एग्री एक वर्ब है। यदि हम कहें एग्रीएबल, इसमें ए बी एल जोड़ दें, ए बी एल ई, एग्रीएबल आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, और एम ई एन टी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है एग्रीमेंट, यही आपका सही आंसर होगा 11 का। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। याद रखिएगा दोस्त, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक होता है, एंटोनिम्स मीन्स नकारात्मक होता है। बहुत बार क्या होता है, आप सिनोनिम्स देखते हैं और एंटोनिम्स का आंसर दे देते हैं, और एंटोनिम्स देखते हैं और सिनोनिम्स वाला आंसर दे देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, सिनोनिम्स की एंटोनिम्स। दोस्तों एगोनी मीन्स होता है दुख या कष्ट, द प्लेजर मीन्स आनंद, ब्लिस मिस भी एक क्या है, बहुत चरम खुशी होता है, और सोलिट्यूड अकेला हो जाएगा। तो पैन मिस होता है, पेन मिस होता है कष्ट, दुख। इसके अलावा और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे एगोनी, पेन, हॉट और सफरिंग। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, ना मतलब उल्टा चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही सेट नहीं है। जैसे ऑप्शन के अनुसार तो हम डिफेंसिव कहेंगे, तो ऑफेंसिव मिस होता है अपमानजनक, लेकिन जो डिफेंसिव होता है वो सुरक्षात्मक होता है, जैसे व्यक्ति अपना सुरक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिए, ऑप्शन इसका गड़बड़ सेट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई एम प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ और बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट्स तैयारी कर रहा हूँ, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में जैसे आपको इसको चेंज करना है।
तो यहाँ पे सैड है तो टोल्ड में बदल जाएगा, देखिए टोल्ड है। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी, रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन में दोस्तों चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार आएगा आपका ही। अब देखिए ही, तो ही में लगभग सब में है, तो ही यहाँ है। एम जो है अब बदल जाएगा पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहता है तो ये भी चेंज हो जाता है पास्ट में। तो ही वाज, इसके बाद देखिए इज प्रेजेंट हो गया, विल फ्यूचर हो गया और विल फ्यूचर। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भी वर्ब को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, इज आर एम वो आज में बदल जाते हैं। तो माई फ्रेंड्स टोल्ड मी डैट ही वाज प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर मी। 14 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है कि ही इज अ फूल, ही इज अ नैब। तो इसको कंबाइन करना है, जैसे वह एक मूर्ख है, नैब है, वह केवल फूल ही नहीं वह नैब है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नैब। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी वाटर मस्ट बी डैश डैश बिफोर यू ड्रिंक इट। माने जो समुद्र की पानी है उसको पीने से पहले अवश्य ही उसको क्या करना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए या साबित करना चाहिए या पी जाना चाहिए या छानना चाहिए। छानना चाहिए करेक्ट आंसर होगा आपका ए, फिल्टर्ड। अगला क्वेश्चन है कि ही किल्ड द टाइगर डैश डैश गन। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी वस्तु के सहारे से माने किसी इंस्ट्रूमेंट से मारते हैं तो वहाँ पे आपका आता है विथ। जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से मारा जाता है तो बाई आता है, और किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मारा जाता है मतलब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कार्य किया जाता है तो विथ आता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा। 18 नंबर सवाल है कि ही हैज़ बीन अब्सेंट ट्यूजडे। तो ऑप्शन है, तो दोस्तों एक निश्चित टाइम से यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो आता है सिंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला क्वेश्चन है द वेदर वॉज फाइन वी वेंट फॉर वॉक। तो देखिए दोस्त, इसमें आपका टेंस नहीं बदलना चाहिए। द वेदर बीइंग फाइन वी गो फॉर अ वॉक, वी वेंट है यहाँ पे तो आपका गो कभी होगा नहीं। द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट फॉर वॉक, दोस्तों यही आपका जो बी है करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी हैड बीइंग चेंज हो गया है और यहाँ भी हैड बीन के लिए भी चेंज हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, इसमें टेंस नहीं बदलता है, याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। दोस्तों जो स्वीट यदि हम केवल लिखे तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, लेकिन उसमें एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन। तो पैसिव बनाएंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर की बात है, जैसे आपको बाई दिखाई दे तो समझिएगा पैसिव है। तो चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो मिठाइयाँ बच्चों के द्वारा पसंद की जाती है। तो अब आपको ढूंढना है स्वीट्स के बाद आर, तो स्वीट्स के बाद आर केवल सी में है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन। 20 का करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, एक सही वर्ड चुनना है। दोस्तों यहाँ आपका सी गलत है और बी भी गलत है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ ये हुआ कि ए और डी आपके ऑप्शन सेम है, डिस ए डबल पी ई ए आर, डिस अपीयर। तो दोनों ही आपके ए और डी सही है, ऑप्शन 2 करेक्ट इसमें हो गया है। यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे सिंगल ही पी लिखना था लेकिन डबल हो गया है। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज डैश डैश वन एक्ट प्ले। तो वन एक्ट प्ले आर्टिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे आपको आर्टिकल, जैसे आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू दिखाई दे तो हम एन का प्रयोग करेंगे, तो उस अनुसार बनाते हैं तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, हम लेटर के अनुसार नहीं साउंड्स के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे वन लिखा है तो इसको हम लिखेंगे वन, तो पहले लेटर के साउंड को देखते हैं, इसमें आ रहा है व, 2 लेटर आ जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा बी। जितने लोग इसका एन सोच रहे हैं वो गलत हैं, इसको देखिएगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इनटू। दोस्तों ब्रेक इनटू में से होता है मतलब कहीं बलबस्ती प्रवेश करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, डिसॉल्व एक्सप्लोड कोई चीज़ धमाका करना, इंटर बाई फोर्स मैंने कहीं बलबस्ती प्रवेश करना। तो इंटर बाई फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि वी डैश डैश कीप आवर प्रॉमिस। दोस्तों हम लोग को अपने वादों को निभाना चाहिए, तो अवश्य ही निभाना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, मस्ट।
जो कार्य निश्चित ही करना चाहिए उसके लिए मस्ट आएगा, सलाह हो तो शुड आएगा, मस्ट नहीं हो तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। दे वियर डैश डैश क्लॉथ्स। दोस्तों प्लेन मिस होता है PLAIN, प्लेन मिस होता है सादा। ये जो प्लान में लिखा है इसका हिंदी होता है योजना। और PLANE प्लेन, तो प्लेन में सपाट भी होता है और विमान भी होता है। तो कोई भी व्यक्ति विमान तो पहनेगा नहीं, योजना पहनेगा नहीं, तो एक सादा वस्त्र ही पहनता है। तो करेक्ट जो आंसर होगा 25 का ए होगा, प्लेन। अगला क्वेश्चन है कि पीपल डैश डैश टू रियलाइज द फ्लाइट ऑफ द निग्रोज। आपका एक चैप्टर है 12th क्लास में, आई हैव अ ड्रीम, उसमें एक लाइन है कि लोग निग्रो के जो दुख कष्ट है उसके बारे में महसूस किए। तो पीपल कैम टू रियलाइज, यहाँ पे कैम टू रियलाइज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विल कमिंग टू यहाँ पे होगा नहीं, कमिंग हो नहीं सकता है, विल कैम होगा नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं बी, और विल कैम हो नहीं सकता है, विल के बाद वर्ब वन आता है। अब विल कमिंग है और कैम है, तो आप जानते हैं कि विल के बाद कमिंग भी नहीं आ सकता है, विल के पहले बी रहेगा तभी कमिंग होगा। तो इस लिहाज से आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्लो करके भी जो कंसेप्ट है उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आज आपके लिए ज़्यादा लाए हैं, 50 क्वेश्चंस लाए हैं, तो थोड़ा तेज़ी में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली। दोस्तों एक वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, यदि उनसे ऑर्डर का बोध हो तो उस वाक्य का हम पैसिव लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। और इंपरेटिव वाक्यों की पहचान होती है दोस्तों, जब शुरू होता है तो वर्ब 1 से शुरू होता है। तो देखिए आपका बी और सी वर्ब 1 से शुरू हुआ है, इसी में से एक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आपका वर्ब हो गया, जैसे सबसे पहले इसको हम वर्ब 1 में चेंज करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, राइट हो गया। अब ले आएंगे हम आपको योर डायरी, और यहाँ पे हो गया माई डायरी। तो ये होना नहीं चाहिए और बी खत्म हो जाएगा, और रेगुलरली ऐसे का जैसे ला देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लेट राइट योर डायरी रेगुलरली। तो लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान रूल्स है, ये सब समझना चाहिए क्या, तो आप समझ सकते हैं। द बुकेट ऑफ डैश डैश फ्लावर्स फेडेड। दोस्तों याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन हो तो हमेशा ही उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे होगा फेडेड है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि आई हैड अ डोंकी आई वांटेड टू सेल इट। दोस्तों ये थोड़ा सा सवाल अच्छा से देखिएगा, आई हैड अ डोंकी और आई वांटेड टू सेल इट। तो आई हैड अ डोंकी टू सेल, आई हैड अ डोंकी बट वांटेड टू सेल, ऑप्शन लग रहा है कि इसका भी गड़बड़ सेट हो गया है। आई वांटेड टू सेल माई डोंकी, आई हैड अ डोंकी एंड आई वांटेड टू सेल, ये भी गड़बड़। तो दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। यदि इन ऑप्शंस के अनुसार हम कहें कि कौन सही है तो आपका ए सही होगा, आई हैड अ डोंकी टू सेल। लेकिन सेंटेंस में ये कंबाइन का सवाल है और कुछ यहाँ पे सेल जो हो गया है थोड़ा सा भ्रमात्मक हो गया है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग कराने के लिए आदमी देता है तो थोड़ा सा एरर कहीं कहीं ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यू विल सी द ताजमहल इफ़ यू गो टू आगरा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लॉज का सवाल है। क्लॉज आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं, जैसे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी कंडीशनल क्लॉज होते हैं जिसमें 2 पार्ट हो और शर्त हो, तो शर्त सूचक तो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज। और बात यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज की ही हो रही है, क्योंकि ये आप हर कोई जानता है कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उपवाक्य की बात हो रही है। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका एडवर्ब क्लॉज। जब भी शर्त सूचक वाक्य हो, वाक्य के 2 पार्ट हो, तो कंडीशन वाला भाग एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। पैराहोज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट। दोस्तों ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से सवाल लिया गया है, वो इजिप्ट के शासक थे पैराहोज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, अब सिर्फ बुक से कुछ सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? मौलाना जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। दोस्तों एक चैप्टर है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, उसी के नाम पे आधारित है। तो क्या है? कैट, रैट, पिग और लायन दिया है। तो दोस्तों मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट करेक्ट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई। दोस्तों आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अमिताभ घोष, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पॉल बक और एच.ई. बिट्स। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है।
और याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम क्या है दोस्तों, यह एक स्पीच है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। और स्पीच आपके इंटर के सिलेबस में दो ही हैं, एक आई हैव अ ड्रीम है और भारत इज माई होम, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इन सब बातों पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इस पेपर 12 के पेपर में सवाल ज़्यादा आया था। सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें क्या सिखाता है, टू बी रूड और क्रूअल। दोस्तों दुनिया की कोई भी सभ्यता किसी व्यक्ति को रूड और क्रूअल होना नहीं सिखाता है, अनलॉफुल ये भी नहीं सिखाएगा, अमानवीय व्यवहार भी नहीं सिखाएगा। वो आपको मनुष्य बनाता है। हर सभ्यता की यही जिस्ट होती है कि आप एक मनुष्य बने। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। 36 नंबर है कि द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज। दोस्तों एक आपका चैप्टर है स्नेक, तो वहाँ पे जो लेखक से सांप कहाँ मिलता है, तो वो सांप मिलता है वाटर ट्रॉफ के पास, याद रखिएगा वाटर ट्रॉफ। D.H. लॉरेंस इसके राइटर हैं। कमला दास रिमेंबर्स, कमला दास याद करती है, ये डी से होना चाहिए। द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ हर, मतलब जो उसके अच्छे दिन हैं, अच्छी यादें हैं, वो किसके साथ होते हैं, उस साथ की मतलब वो रहती है, वो किसको याद करती है, सिस्टर, डॉटर, मदर, ग्रैंड मदर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ग्रैंड मदर। अगला क्वेश्चन है कि मेकाबिटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस, मेकाबिटी स्थान से भाग जाती है, ऑफ द थेफ्ट चोरी के स्थान से, बिफोर द पुलिस रीच देयर। तो यहाँ पे पुलिस है, कोई भी चोर को पकड़ने कौन जाता है दोस्तों, तो पुलिस ही जाता है। 39 नंबर आपका सवाल है कि वी विल नॉट अनटिल जस्टिस इज डन। दोस्तों यहाँ पे विल आ गया तो आपको चाहिए वर्ब 1 देखना है आपको। सेटिस्फाई इज सेटिस्फाइंग, तो ये तो हो नहीं सकता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं। सेटिस्फाइड ये तो वर्ब 5 पे आएगा नहीं, और बिना वर्ब का कोई मॉडल वर्ब आता नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये सेटिस्फाई। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज बिलोंग टू, दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश के हैं, इंडिया, चाइना या फ्रांस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका द USA, वो अमेरिका के थे। अलबामा राष्ट्र राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल है। वन डे सीबे वाज कॉट, एक दिन सीबे पकड़ा गया रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, उसके शिक्षक के द्वारा। तो जो टीचर थे वो किस विषय के टीचर थे, इथिक्स के टीचर थे, इंग्लिश के या मैथमेटिक या हिंदी। तो दोस्तों वह इथिक का क्लास था, नीति शास्त्र का क्लास चल रहा था, जिसमें जो बच्चा था टेबल के नीचे गॉड्स को पॉलिश कर रहा था, जिसके कारण उसको पकड़ लिया गया उसके टीचर के द्वारा। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गॉड, दोस्तों 5 इंचेज गॉड की जो प्राइस थी वो कितनी थी, तो दोस्तों उसका प्राइस था आपका 10 सेंट, याद रखिएगा 10 सेंट उसका प्राइस था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है D.H. लॉरेंस, कमला दास, जॉन डॉन और वाल्ट विटमैन। दोस्तों वाल्ट WHALT और विटमैन यहाँ पे AN होगा, WHALT वाल्ट विटमैन। तो दोस्तों स्नेक को लिखा गया था D.H. लॉरेंस के द्वारा। और सांप मिलता है, पहले सवाल की चर्चा हो चुकी है, वाटर ड्रॉप माने एक नदहा के पास मिलता है। दोस्तों कमला दास एक इंडियन पोएटिस है और इनकी पोएम पढ़ना है हम लोगों को, द ग्रैंड मदर हाउस। और जॉन डॉन एक इंग्लैंड के पोएट हैं, जॉन डॉन, DONNE होगा दोस्तों, DONNE डॉन। तो दोस्तों ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, इन्हें पायनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी हम जानते हैं। और इनकी जो पोएम पढ़ना है वो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और वह एक लाइरिक्स पोएम है। और दोस्तों जो आपके जॉन डॉन साहब हैं अपने सॉन्ग, सोनेट्स और लाइरिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केकियन दारूवाला इज एन डैश पोएट, मैंने एक कैसे कवि हैं, किस देश के कवि हैं। ऑप्शन है इंडो एंग्लिकन, जर्मन, रशियन या इटालियन। दोस्तों ये एक इंडो एंग्लिकन पोएट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं, और क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ही है कि हाउ फ्रीज द प्रेस इज डैश डैश रिटन भाई। हाउ फ्रीज प्रेस किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है H.E. बेट्स, D.H. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल सैयस और कमला दास। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डोरोथी एल सेयर्स। और जो कमला दास है इसकी चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन पोएटेस है और इनका द ग्रैंड मदर हाउस पढ़ना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इनका रचना पढ़ना है, रचना नहीं, इनका एक स्पीच है जिसका नाम है द माई ग्रैंड होम पढ़ना है। और H.E. बेट्स द अर्थ,
आगे बढ़ते हैं। सीबे बॉट और डैश डैश इंच गॉड फ्रॉम ऑन ओल्ड वुमन। दोस्तों एक वृद्ध महिला से एक 5 इंचेज का गॉड खरीदता है जिसका दाम होता है 10 एन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर्स वुड बी बॉरीड, वह स्थान जहाँ पे सैनिकों को दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश डैश आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसको एक के पार्ट के रूप में समझा जाएगा उसके मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन है इसके लिए, इस खाली स्थान पे भरने के लिए, फ्रांस, इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड और रसिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो लाइन लिया गया है यह लाइन है आपका द सोल्जर पोएम से, जिसके रचनाकार है रूपर्ट ब्रूक। उसमें लेखक कहते हैं कि सुनो, हमेशा इस बात को याद रखना है कि यदि युद्ध के दौरान हमारी मृत्यु किसी दूसरे देश के किसी भी कोने में होती है तो वह देश का मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। होगा क्या? अ रिच डस्ट कंसील्ड इन अ रिचर डस्ट, एक समृद्ध देश की मिट्टी एक समृद्धतर देश की मिट्टी में समाप्त हो जाएगी। और लेखक अपने देश को समृद्धतर बोलते हैं, इंग्लैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डैश डैश लीड्स नोमैडिक लाइफ, तो घुमंतु का जीवन कौन जीते हैं दोस्तों? तो मैन जीते थे पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 48 का ए। 49 नंबर सवाल है आपका कि द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ HALF हाफ बर्न्ड। दोस्तों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह किस चैप्टर का लाइन है। तो दोस्तों इसको लिया गया है द फायर हैम कविता से, जिसके रचनाकार हैं KKN दारूवाला। वह एक इंडियन पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उसमें वो बात करते हैं अग्नि की, जो अग्नि जेरोस्ट्रियन कहे या पारसी धर्म वाले लोगों के लिए एक पवित्र देवता के रूप में उन्हें देखा जाता है अग्नि को। और वे लोग अपने मृतक को, याद रखिएगा, न तो दफनाते हैं और न ही जलाते हैं। वह एक स्थान होता है जिसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे ले आकर उसको रख देते हैं, जहाँ पे वो डिस्कम्पोज होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, अग्नि अपने मृतक को भूल जाता है, बिकॉज समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी, इट लीव्स छोड़ देता है, द डेड बॉडी हाफ बर्न, अधजला छोड़ देता है। तो यहाँ पे फायर करेक्ट आंसर होगा। लाइन भी पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है, तो KKN दारूवाला। किस पोएम से लिया गया है, तो द फायर हैम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है और इसी चैप्टर से है, डैश डैश स्वीयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तो कौन शपथ लेते हैं अग्नि को उसके पाप से रक्षा करने के लिए? ऑप्शन है KKN दारूवाला, TS इलियट, जॉन डॉन, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर होगा KKN दारूवाला शपथ लेते हैं। और KKN दारूवाला बाय रिलीजन एक जेरोस्ट्रियन होते हैं। जेरोस्ट्रियन कहने से आशय है पारसी। यहाँ पे ऑप्शन जो आया है इसके बारे में भी जानकारी रखिए। वर्ड्सवर्थ दोस्तों एक नेचर्स पोएट हैं और इन्हें फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री बोलते हैं। और जॉन डॉन एक फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं और इन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं। और जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।